हेलो फ्रेंड, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास ईयर्थ एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक का चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। इसके पहले 7 चैप्टर तक ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। फ्रेंड, आपको क्या करना है, पहले बुक से पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद ही आपको अपने नोट्स बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन था कि वे किस तरह हमारी शिक्षा और साहित्य को प्रभावित करें। वे हमारे मूल्यों, रीति रिवाजों को परिवर्तन का प्रयास कर रहे थे, यानी हमारे मूल्यों और हमारी रीति रिवाजों में वो परिवर्तन लाना चाहते थे और अपने यूरोपीय संस्कृति को हमें सिखाना चाहते थे। फिर प्राच्यवादी में 2 नेम है, जैसे विलियम जोन्स, ये 1783 में भाषाविद थे और बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में आया है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो विलियम जोन्स ने। दूसरे हैं हेनरी टॉम्स और नेथेनियल हॉलहेड। इन्होंने क्या क्या कार्य किए, भारतीय संस्कृति को समझा, प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद किया, पश्चिमी ज्ञान की जगह भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन दिया। यानी इनका मानना था कि यूरोपीय भाषा को ना सिखा के हमारे भारत की भाषा को सिखाना उचित है। प्राच्यवादी क्या है, जो प्राचीन शिक्षा को प्रोत्साहन दे रहा है, जिनका मानना है कि भारत की प्राचीन शिक्षा को ही आगे बढ़ाओ। भाषाविद, कई भाषाओं का ज्ञान रखने वाला। आंग्लवादी, ये जो इंग्लिश एजुकेशन के समर्थक थे, यानी जो यूरोपीय शिक्षा के समर्थक थे, उन्हें आंग्लवादी कहते हैं, जैसे मैकाले। उसके बाद देखते हैं 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। तो ये भी याद रखिएगा कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई। फिर 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। इसके बाद देखते हैं पूरब की जघन्य गलतियाँ, यानी गलतियाँ क्या थी। 19वीं सदी में अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना की। ये पूर्वी समाज का ज्ञान त्रुटिपूर्ण और अवैज्ञानिक है, यानी अंग्रेजों का मानना था कि पूर्वी समाज का जो ज्ञान है वो त्रुटिपूर्ण है और अवैज्ञानिक है। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। 1830 में थॉमस बेविंगटन मैकाले, ये इम्पॉर्टेंट इनके बारे में, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरबी के पूरे देसी साहित्य के बराबर है। यानी इनका थॉमस बेविंगटन मैकाले का ये मानना था कि जो यूरोपीय पुस्तकालय है उसका केवल एक खाना, यानी एक सेल ही पूरे भारतीय और अरबी के जो देसी साहित्य उनके बराबर है। यानी इनको इतना ज़्यादा घमंड था अपने यूरोपीय शिक्षा पे। ये कहते थे या भारत को असभ्य मानते थे। इसने अंग्रेजी भाषा सिखाने पर जोर दिया। मैकाले के मिनट्स के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। अब स्कूलों के लिए अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक छापने लगे। यानी मैकाले इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिए कि भारतीयों को यूरोपीय भाषा ही सिखाया जाए। उसके बाद देखते हैं व्यवसाय के लिए शिक्षा। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को नोट्स भेजा। वो 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच, यानी ये नाम था उसका जो दस्तावेज आया था। इस दस्तावेज में शिक्षा नीति की रूपरेखा थी और कहा गया था कि शिक्षा को व्यवसाय परक बनाओ और प्राच्यवादी के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा लाभप्रद होगी। यानी इसमें सीधा सीधा इनका मतलब था। क्या क्या फ़ायदे थे, व्यवहारिक लाभ होगा इन्हें, जैसे आर्थिक क्षेत्र बढ़ेगा, नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, व्यापार और वाणिज्य में लाभ होगा। इसमें इनका मतलब छुपा था, वह कोई शिक्षित करना नहीं चाहते थे, यानी अंग्रेज भारतीयों को कोई शिक्षा नहीं देना चाहते थे। ये यूरोपीय चीज़ों को अपनाओगे तो ब्रिटिश वस्तुओं की मांग होगी, कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारी होंगे। यानी इनका मानना था कि यदि ये अंग्रेजी भाषा सिखाते हैं हमारे महाद्वीप वालों को, तो इन्हें इनके भाषा बोलने वाले कर्मचारी मिलेंगे और जब यूरोपीय चीज़ों के बारे में ही पढ़ेंगे तो यूरोपीय चीज़ों की मांग भी बढ़ेगी और भारतीय चीज़ों को छोड़कर हम यूरोपीय चीज़ों को ही अपनाएंगे। इसके बाद 1854 में बोर्ड डिस्पैच में क्या किया गया, इम्पॉर्टेंट है। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया, सरकार का नियंत्रण किया गया। फिर 1857 में विद्रोह के समय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किए गए। उसके बाद देखते हैं 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार जिलों का दौरा किया। देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार की और इन्हें ही इसका जिम्मा सौंपा गया, यानी किसे,
विलियम एडम को। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। यूरोप में बदलाव से कुछ भारतीय पश्चिमी शिक्षा को अच्छा मानने लगे और कुछ पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध रहे, जैसे महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर अगला देखते हैं महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का प्रारूप, यानी महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का प्रारूप क्या था। इनका मानना था कि पश्चिमी शिक्षा केवल पढ़ने व लिखने पर केंद्रित है, केवल साक्षरता, पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। यानी महात्मा गांधी जी का ये मानना था कि केवल पढ़ना और लिखना ही शिक्षा नहीं है, ये करके सीखने में विश्वास रखते थे। शिक्षा केवल भारतीय भाषा में हो, ये इनका मानना था गांधी जी का, जो भारतीय के अंदर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव लाए। फिर इनका मानना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया। उसके बाद देखते हैं टैगोर के अनुसार शिक्षा का प्रारूप क्या था। तो 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। ये याद रखिएगा कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की, टैगोर ने 1901 में। फिर कलकत्ता में इन्होंने शिक्षा को मुक्त और रचनाशील बनाया, यानी बनाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया। उसके बाद प्राकृतिक परिवेशों में शिक्षा मिलती है, यानी टैगोर जी का मानना था कि प्राकृतिक परिवेशों में ही शिक्षा मिलती है। फिर देखते हैं गांधी वीएस टैगोर, यानी गांधी जी के और टैगोर जी के जो मानना था शिक्षा के लिए, इनके जो अपने विचार थे, तो उसमें क्या विभिन्नता थी। गांधी जी ये पश्चिम सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी के लिए मना करते थे, यानी इनका मानना था कि यदि मशीनों से सारे कार्य होने लगे, प्रौद्योगिकी से होने लगे, तो मजदूर जो इन मजदूर लोग हैं उनके सारे व्यवसाय छिन जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। फिर टैगोर ये आधुनिक पश्चिम सभ्यता अपनाना, यानी इनका मानना था कि आधुनिक पश्चिम सभ्यता को भी अपनाना चाहिए, उसमें भारतीय परंपरा में श्रेष्ठ तत्व भी मिलाना चाहिए, साइंस और टेक का विकास करना, ये इनका मानना था। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं आपको पूरा नोट्स दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है और मेरे नोट्स अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में मुझे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देती हूँ, आप वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है, उसके बाद ही आपको अपने नोट्स बना लेने हैं। अगर आपको नोट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड, आप नोट्स बनाने से पहले बुक को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि चैप्टर पढ़ने के बाद ही आपको ये सारे पॉइंट समझ में आने वाले हैं कि ये कहाँ से लिए गए हैं, वरना आपको समझ में नहीं आएगा।